नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, एक जजमेंट आई है 22 अप्रैल 2024 को, जो कि सिविल अपील नंबर 4422 ऑफ 2024, जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशली पिटीशन सिविल नंबर 14475 और 2021। यहाँ पर जो अपीलेंट्स हैं वो एक रेप्यूटेबल फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड हैं और एक रिस्पोंडेंट्स भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो स्पेशली पिटीशन है वो एक जो अपीलेंट्स हैं उन्होंने एक फाइल की थी अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ द NCDRC, जो नेशनल कमीशन कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन का जो ऑर्डर था उसको जो है वो चैलेंज किया था। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अगर कोई फिल्म जो इंडस्ट्री में जो फिल्म्स जो बनाते हैं वो उनके अगर जब वो कोई प्रमोशनल सॉन्ग है वो अगर फिल्म लॉन्च करने से पहले जब एक कोई प्रमोशनल सॉन्ग है वो दिखाते हैं और अगर वो प्रमोशनल सॉन्ग जो है वो फिल्म में मूवी में नहीं होता है तो उसको ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज नहीं माना जाएगा। तो ऐसा ही इस जजमेंट में देखने को मिला है। यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो व्यूअर हैं, उन्होंने एक प्रमोशनल सॉन्ग था उनका फिल्म का, एक जो अपीलेंट्स की एक फिल्म थी, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की थी, उसका एक सॉन्ग था वो देखा था। आप वो पूरी फिल्म देखने के बाद उन्होंने पाया कि जो वो प्रमोशनल सॉन्ग था वो मूवी में नहीं था। तो यहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक प्रकार का उनके साथ ये अपीलेंट ने एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया और डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज हुई है, क्योंकि वो उस सॉन्ग के बेसिस पे ही वो फिल्म को मूवी को देखने आए थे। और लेकिन फिर उसके एग्रीवेट होकर उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में एक कंज्यूमर जो रिड्रेसल कमीशन कोर्ट है वहाँ पर एक अपनी कंप्लेंट लॉन्च की, और लेकिन कंप्लेंट थी वो डिसमिस कर दी गई थी। फिर आगे अपील फाइल की थी स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन में उनकी जो अपील है वो अलाउ कर दी थी और 10,000 समथिंग जो अमाउंट है वो हम जजमेंट में देखेंगे वो अवार्ड किया था विद 5,000 जो है वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस था। जो भी जो डिटेल्स हैं वो जजमेंट में देखने को मिलेगा। तो उससे एग्रीवेट होके जो अपीलेंट्स हैं उन्होंने NCDRC में नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में एक अपील थी वो फाइल की अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट रिड्रेसल कमीशन में, लेकिन जो अपील थी वो डिसमिस कर दी गई थी। फिर फाइनली जो मैटर है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया। तो आइए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपनी ऑब्जर्वेशन दी और क्या लीगल पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए, इस जजमेंट में हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पैराग्राफ नंबर 1 पे यही बताया गया है कि क्या जो प्रमोशनल क्या लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे एक प्रमोशनल ट्रायल के, जो प्रमोशनल ट्रेलर जो दिखाया जाता है उसके क्या लीगल इम्प्लीकेशंस होंगे, जहाँ उसे प्रोमो कहा जाता है कि या फिर टीजर कहा जाता है जो कि सर्कुलेट किया जाता है मूवीज को रिलीज होने से पहले। तो क्या किसी प्रकार का ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स बनेगा, क्या ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बनती है अगर जो प्रमोशनल ट्रेलर जो है वो मूवी में नहीं दिखाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है मींस जो कंज्यूमर कोर्ट्स ने अलाउ कर दी थी कंप्लेंट को और डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज जो मींस साबित की, मींस अपीलेंट के अगेंस्ट में बताया था कि उन्होंने डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विस किया, एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस था और एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की है। तो अब इस रीजंस को देखते हुए हमने यहाँ हेल्ड किया कि जो मींस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशनल जो ट्रेलर्स हैं वो एक यूनिलैटरल होते हैं, वो क्वालिफाई नहीं करते क्योंकि और क्वालिफाई नहीं करते कि ये ऑफर्स जो है वो ये एक्सेप्टेंस के लिए जो ऑफर्स जो इंसाइटिंग द एक्सेप्टेंस है इसके लिए वो क्वालिफाई नहीं करते, और ना ही वो किसी प्रकार का जो प्रॉमिसेस है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं जो कि इन्फोर्सेबल हो कानून द्वारा। और यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि यहाँ पर माननीय कोर्ट ने ये भी कहा कि जो फैक्ट्स हैं वो किसी प्रकार का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को इंडिकेट नहीं करते, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बताया है। तो अब कोर्ट ने कहा कि हम एनालिसिस के अंदर इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन जो शॉर्ट फैक्ट्स हैं उसको डिस्कस कर लें, वो भी देख लेते हैं क्या थे शॉर्ट जो फैक्ट्स थे।
जो अपीलेंट है यहाँ पे कहा कि एक नोन फिल्म प्रोड्यूसर है और उन्होंने एक फिल्म बनाई थी 2016 में, और जो फिल्म रिलीज करने से पहले एक प्रमोशनल ट्रेलर था वो सर्कुलेट किया गया था टेलीविजन में और ऑनलाइन में, और एक सॉन्ग था इन द फॉर्म ऑफ ए वीडियो। और जो कंप्लेनेंट है वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, वो एक टीचर है स्कूल में औरंगाबाद में। उन्होंने प्रमोशनल ट्रेलर को देखा और उन्होंने सिल्वर स्क्रीन में फैमिली के साथ गई और यहाँ पाया कि वो मूवी के अंदर वो सॉन्ग नहीं है, और सॉन्ग चूंकि वो वाइडली सर्कुलेट किया गया था और पब्लिसाइज करने के लिए मूवी के लिए पब्लिसाइजिंग द मूवी करने के लिए सर्कुलेट किया गया था। फिर उन्होंने एक कंज्यूमर कंप्लेंट थी वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में डाली और कहा कि जो मूवी को देखने के लिए, वो गाने को देखने के बाद ही वो मूवी देखने आए थे, लेकिन उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई और क्योंकि जो सॉन्ग था वो मूवी में नहीं दिखाया गया, तो इसकी वजह से उनको एक प्रकार का मेंटल अगोनी हुआ है और उन्होंने 60,550 डैमेजेस क्लेम किए। अब शॉर्ट ऑर्डर आया और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होती है, उन्होंने उनकी कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। कहा कि कोई प्रकार का रिलेशनशिप नहीं है कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर का। अब यहाँ से एग्रीवेट होकर कंप्लेनेंट ने एक अपील थी स्टेट कमीशन में फाइल की, जो कि अलाउ कर दी गई ऑर्डर द्वारा, और स्टेट कमीशन ने कहा कि जो एंटरटेनमेंट सर्विसेज है वो कवर्ड है, जो सर्विस की जो परिभाषा है उसके अंदर कवर्ड है, और अपीलेंट जो है एक प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर है, और इसके अलावा एक डेफिशिएंसी इन सर्विस भी हुआ है। और स्टेट कमीशन ने कहा कि अपीलेंट ने एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी की है, और सॉन्ग जो था एक प्रमोशनल ट्रेलर था वो सर्कुलेट किया गया था जो कि मूवी में नहीं दिखाया, तो इसलिए स्टेट कमीशन ने 10,000 रुपये का कॉम्पनसेशन मेंटल हरासमेंट के लिए, 5,000 रुपया मीन्स डैमेजेस थे, 10,000 रुपये कॉम्पनसेशन और फॉर मेंटल हरासमेंट 5,000 रुपया तो कॉस्ट थी कंप्लेनेंट, टोटल 15,000 के वो कंप्लेनेंट को अवार्ड कर दिया। मैटर NCDRC में गया, नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में, और NCDRC ने भी पाया कि कंज्यूमर जो है वो उन्होंने अपने आप को डिसीव्ड पाया, और क्योंकि जो सॉन्ग था प्रमोशनल ट्रेलर का मूवी में नहीं दिखाया गया था, जिसकी वजह से एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी बनती है। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हम टेस्ट को अप्लाई करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज और अनफेयर प्रैक्टिस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, तो इसलिए ये जरूरी है कि जो प्रमोशनल ट्रेलर जो है वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जो है वो नहीं बनाते हैं, और कोई राइट नहीं बनता है बिटवीन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। प्रमोशनल ट्रेलर जो है वो एडवर्टाइजमेंट होती है फिल्म में, और एक लॉस पोजीशन, सेटल पोजीशन ऑफ लॉ है कि कोई भी कमर्शियल स्पीच जिसमें एडवर्टाइजमेंट है वो प्रोटेक्टेड अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19(2) के अंदर। और साथ में कहा कि कोई भी कमर्शियल स्पीच है अगर वो डिसेप्टिव है, अनफेयर है, मिसलीडिंग है, तो उसको एक्सक्लूड किया गया है। मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन से एक्सक्लूड किया गया है। तो ओवरऑल फिर डिटेल में देखने के बाद माननीय कोर्ट ने कहा कि जो एडवर्टाइजमेंट थी वो इंफॉर्मेशनल नहीं थी, बट एक क्रिएटिव और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था, तो वो एक प्रकार का एल्यूड कर सकता है, कैप्चर कर सकता है अटेंशन को और कंज्यूमर्स को। अच्छा, और फिर बताया कि एडवर्टाइजमेंट जो बिल्ड करती है ब्रांड लॉयल्टी, रेपुटेशन और प्रमोट करती है इमेज को, इथोस को। और एडवर्टाइजमेंट ने कहा कि एक यूनिक टैगलाइंस भी है, जिंगल्स भी है, जो कि अटेंशन और व्यूअर्स को अट्रैक्ट करती है, मींस ग्रैब करती है, और जो कि सिनोनिमस भी होती है, एसोसिएटेड भी होती है।
अब यहाँ पे कोड आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम डिटेल में चलते हैं कि आगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो था वो बनाया गया था कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और कंज्यूमर जो डिफाइंड है सेक्शन 2 सब पार्ट 1D के अंदर है। कंज्यूमर जो है कोई गुड्स को भी बाय करता है और अवेल भी करता है सर्विसेज को। और कंज्यूमर जो है वो सेक्शन 2(1)(c) के अंदर कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। और डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज है वो डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(o) के अंदर। उसके सारे डिटेल्स से लीगल से उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पे बताया है कि डेफिशिएंसी किसी भी प्रकार की भी हो सकती है, चाहे वो फॉल्ट हो, इम्परफेक्शन हो, शॉर्ट कमिंग्स हो, जिस मैनर पे परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट हो। और कंप्लेंट को कोर्ट ने एनालाइज किया। अब यहाँ से कोर्ट ने कहा कि डेफिशिएंसी जो है, उन्होंने यहाँ पर ये इस बात पे एलिज्ड किया कि जो कंप्लेनेंट की खुद की एक्सपेक्टेशन थी कि जो सॉन्ग था वो एक पार्ट ऑफ द मूवी था, अब उस मूवी में वो सॉन्ग नहीं पाया गया। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि फैलेसी है आर्गुमेंट में, और ये आर्गुमेंट था कि एक प्रमोशनल ट्रायल जो है वो एक ऑफर होती है, एक प्रॉमिस होता है। ये कहा कोर्ट ने कहा ये एक आर्गुमेंट में फैलेसी है, क्योंकि एक मिसप्लेस्ड अजम्पशन हुआ है कि कंप्लेंट ने ये अज्यूम कर लिया है कि जो सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था कि वो मूवी वॉच करें, तो वो एक प्रकार का वो कॉम्प्लायंस नहीं हुआ है जो एक उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एक प्रमोशनल ट्रायल देखो। और प्रमोशनल ट्रायल देखने के बाद उनको एक लगा कि एक प्रॉमिस जो है वो नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि पहले हम इस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पहले एक्सप्लेन करते हैं। एक प्रकार का पहले कहा कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ऑफर होता है और एक प्रपोजल होता है। ऑफर जो प्रपोजल जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता, जो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है इस प्रेजेंट केस पे, जो एक पर्सन है वो एक ऑफर देता है या प्रपोजल देता है, जब वो बताता है कि वो कुछ करना चाहता है, जो उसकी विलिंगनेस है कि टू डू समथिंग, और ताकि वो दूसरे व्यक्ति से जो है असेंट ले सके, सहमति ले सके। और अगर कहा कि अगर वो दूसरा व्यक्ति अपना असेंट मीन्स स्वीकृति दे देता है, तब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, तब एक प्रकार का वो प्रॉमिस बन जाता है। और प्रॉमिस जो है वो एक प्रॉमिस जो प्रपोजल जो है वो एक जो पहले आता है प्रॉमिस से और कॉन्ट्रैक्ट से, वो एक प्री रिक्विजिट है, एक प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट का प्री रिक्विजिट है। और ये डिटेल में कहा कि अब यहाँ पे कहा कि जो एक प्रमोशनल ट्रेलर जो है वो एक यूनिलैटरल है, एक तरफा होता है, तो ताकि वो एक इंकरेज कर सके व्यूअर को कि वो टिकट को परचेज करें, मूवी को देखें, जो एक प्रकार का एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है। और जो प्रमोशनल ट्रेलर से होता है, जो प्रमोशनल ट्रेलर जो है वो एक प्रकार का ऑफर नहीं है और ना ही वो किसी प्रकार का एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बनाता है। और यहाँ पे बताया कि जो प्रमोशनल ट्रेलर जो है ना तो वो ऑफर है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि वो प्रॉमिस बना सके, तो इसलिए कोई ऑफर नहीं है, तो कोई प्रकार का ऑफर नहीं है, तो अपीलेंट और जो कंप्लेनेंट है, तो जो एक सॉन्ग दिखाया गया था ट्रेलर में, तो जो मूवी में दिखाया गया था जो प्ले नहीं किया गया था, तो क्या वो डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज जो बनेगा। तो इस कोर्ट ने कहा कि जो ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विस जो है वो कंप्लेनेंट को तभी वो मतलब इनेबल करता है कंप्लेनेंट की वो मूवी को देखे और पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन दे कि इन द फॉर्म ऑफ टिकट, जो मूवी टिकट उन्होंने परचेज किया है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो अनकनेक्टेड है। जो इस प्रकार का जो ट्रांजैक्शन हुआ था मूवी टिकट का, वो अनकनेक्टेड था जो प्रमोशनल ट्रेलर से, तो यह भी किसी प्रकार का राइट नहीं बनता है, किसी प्रकार का क्लेम नहीं बनता है कि जो उन्होंने की वो देखें कि कंटेंट्स ऑफ मूवी को देखें। तो अब कोर्ट ने कहा कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है। अब यहाँ पे कहा कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है तो किसी प्रमोशनल ट्रेलर से, तो कोई डेफिशिएंसी और सर्विस नहीं भी बनती है, तो इस हिसाब से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है क्या? वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 2(1) सब पार्ट आर के अंदर डिफाइंड है। और इस डेफिनेशन को यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया कोर्ट ने कहा कि कई डिसीजंस आए कि किसी प्रकार की एक फॉल्स स्टेटमेंट होनी चाहिए जो बायर दे, जो खरीदने बेचने वाला हो, जो किस प्रकार की फॉल्स स्टेटमेंट दे, वो एक एसेंशियल होनी चाहिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में। और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो इसका जो टेस्ट है रिप्रेजेंटेशन का, जो उसको देख सके कि एक तरह की डिस्क्रिपेंसीज दी गई हैं, होनी चाहिए, जो एक रिप्रेजेंटेड फैक्ट था और उसके बेसिस पे जो एक्चुअल फैक्ट था, तो वो
उसमें एक प्रकार की डिस्क्रिपेंसी आनी जरूरी है। तो स्टेटमेंट जो इस नेचर की होनी चाहिए जो कि जानबूझ के वो फॉल्स दी गई हो और किसी और कोई हॉनेस्टली बिलीव ना हो इसमें, और ये सारी पूरी डेफिनेशंस थी उसके बारे में बताया गया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में। तो अब कोर्ट ने कहा कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 21R1 का इस केस में नहीं बनते हैं, क्योंकि जो प्रमोशनल ट्रेलर है वो फॉल नहीं करता है किसी भी अनफेयर मेथड और ट्रेड प्रैक्टिस और डिसेप्टिव प्रैक्टिस के अंदर, जो कि क्लॉज 1 ऑफ द सेक्शन 21R के अंदर डिफाइंड है। और किसी प्रकार की जो फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दी गई, ना कि इंटेंशन थी कि व्यूअर्स को मिसलीड किए जाने के लिए। ये कंप्लेंट के ऊपर बर्डन है कि वो प्रोड्यूस करे कॉन्जिडेंट एविडेंस लाए कि एक प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, लेकिन कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड में नहीं आया गया जिससे साबित होता हो कि किसी प्रकार की अनफेयर प्रैक्टिस दी गई है। तो यहाँ पर एक जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो दिखाए गए, कहा कि ये कुछ रिलेट नहीं करते हैं जो ट्रांजेक्शन और सर्विसेज की रिलेटिंग टू आर्ट, और सर्विसेज जो आर्ट होती है जिसमें इन्वॉल्व हो उसमें एक प्रकार की फ्रीडम होती है और डिस्क्रिशन होता है सर्विस प्रोवाइडर का अपनी प्रेजेंटेशन में। तो ये एक जरूरी है कि एक इस प्रकार की सर्विसेज को देने के लिए। तो अब वेरिएशंस जो है वो सब्सटेंशियल है, वो राइटली दिए गए थे। तो अब ये यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अपने व्यूज रीजंस को देखते हुए हम जो इम्प्यून्स ऑर्डर था डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज थी, उसको जो कहा गया कि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, उस ऑर्डर को सेट असाइड करते हैं और अपील को अलाउ करते हैं। इसमें जो ऑर्डर आया था वो अपीलेंट के फेवर में गया। ये जजमेंट आई थी 22 अप्रैल 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।